डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 25। मुंबई में विला के पीछे बने गार्डन एरिया में इस वक्त काफी खुशनुमा माहौल था। आज 4 सालों बाद ऐसा लग रहा था मानो इस विला में कोई इंसान रह रहे हो, वरना सबकी शक्ल ऐसी रहती थी मानो वह कोई ज़ॉम्बी हो। गार्डन एरिया में एक छोटी सी राउंड शेप वाइट कलर की टेबल रखी हुई थी और उसके आसपास 3 से 4 चेयर थी, जहां पर इस वक्त अंश बैठा हुआ था और उसके बगल में मारिया आंटी अपने हाथों से अंश को फ्रूट खिला रही थी। वही अंश भी मारिया आंटी के हाथों से खाना खा रहा था और खाते खाते उसके बगल में खड़े जोई के सर को सहला रहा था। साथ ही साथ अपने दोनों पैर चेयर पर बैठे बैठे हवा में आगे पीछे कर रहा था। वही मारिया आंटी अंश को ब्रेकफास्ट करा के कुछ दवाएं दे देती है। उसके बाद वह अंश से कहती है, अंश बेटा, क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे? वही अंश कुछ सोचकर अपना सर हाँ में हिला देता है। वही मारिया आंटी उसके सर को सहलाते हुए उससे प्यार से देखने लगती है। वही यह सब नज़ारा बालकनी में खड़ा कुणाल अपनी काली गहरी आंखों से देख रहा था। वह मन ही मन याद करता है कि अंश लास्ट बार कब हंसा था या खुश हुआ था, क्योंकि आज अंश की हेजल ब्राउन आंखों में एक जिंदगी जीने की चाहत नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में पनप रहे अंधेरे अब धीरे धीरे हटने लगे हैं, क्योंकि इन 4 सालों में कुणाल ने खुद देखा था जब भी वह उसके लिए कोई खिलौना लाता था तो अंश ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता था। वह ऐसे बैठे रहता था मानो उसे इन चीजों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर कुणाल उसके लिए अपने शेफ से कहकर अच्छे से अच्छा खाना बनवाता या फिर अपने साथ बाहर खाने ले जाता तो भी उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं दिखती थी जो आज दिख रही है। वह देख सकता था कि अंश उससे ज्यादा मारिया आंटी और जॉई के साथ खुश रहता है। भले ही वह उसका पापा हो, मगर वह कभी भी उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं ला पाया। कुणाल अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए हुए यह नज़ारा देख ही रहा था कि अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगता है, जिससे वह तुरंत ही अपनी जेब से फ़ोन निकालकर फ़ोन पर शो हो रहे नाम को देखता है और तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेता है। वही सामने से कबीर की आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग सर, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि मुझे डॉक्टर विल्सन का कॉल आया था। उन्होंने मुझे कहा है कि सृष्टि मैडम की तबीयत में काफ़ी सुधार आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में उन्हें होश भी आ जाएगा। वही कुणाल जब ये सुनता है तो उसकी काली गहरी आंखों में हल्की हलचल होने लगती है, पर वह तुरंत ही अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता है और कबीर से कहता है, ठीक है, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। वही कुणाल इतना कहकर तुरंत ही कॉल कट कर देता है। उसके बाद वह कुछ सोचकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है और कुछ ही देर में तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। वही जो सर्वेंट नीचे लिविंग हॉल में काम कर रहे थे, वो जब कुणाल को देखते हैं तो उनकी आंखें उससे हट ही नहीं पाती, क्योंकि कुणाल बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसका लंबा चौड़ा शरीर कामदेव की तरह लग रहा था। कुणाल ने इस वक्त ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी एलिगेंट लग रही थी। उसने अपने बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वो एक बच्चे का बाप होगा, क्योंकि कुणाल था ही इतना चार्मिंग, इसलिए तो पूरे इंडिया में उसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के तौर पर जाना जाता था, जिसके पीछे लाखों लड़कियां दीवानी थी। कुणाल के सामने बड़े से बड़े एक्टर और मॉडल पानी भरते थे। उसके फेशियल फीचर इतने कमाल के थे कि उसके सामने कोई टिक नहीं पता था। कुणाल अपने फ़ोन में देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके हाथ की लंबी उंगलियां फ़ोन स्क्रीन पर चलते हुए बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके हाथ इतने सुंदर और वाइट थे कि उसकी चमड़ी से हाथ की नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड की वजह से उसका चिकना चेहरा थोड़ा रफ लगता था, वरना उसका चेहरा गोरा और बेदाग था। उसकी आंखें बिल्कुल काली गहरी और पानी की तरह साफ थी। उसके होठ रेड और पतले थे। उसकी नाक काफ़ी शार्प थी और बचपन से उसका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता था, जिससे कोई भी उसके पास जाने से डरता था। उसकी काली गहरी आंखें किसी ब्लैक होल की तरह थी जो किसी को भी अपने अंदर खोने पर मजबूर कर दे। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था मानो उसमें कोई जादू हो। उसकी काली गहरी आंखें उसे काफ़ी मिस्टीरियस और खूंखार बनाती थी। भले ही वह शांत रहता हो, पर अगर उससे कोई उलझे तो वह उसे बर्बाद कर देता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कभी उसको धूप ने छुआ भी ना हो, क्योंकि उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि उसे देखकर लड़कियां भी जलने लगे। उसकी काली गहरी आंखों में एक नशा था जिसमें हर कोई डूब जाता था।
वही कुणाल अपने चमचमाते जूते पहनकर ऐसे चल रहा था मानो कोई देवता हो जो स्वर्ग से उतर रहा हो। कुणाल आसमान का वह चांद था जिसे लड़कियां देख सकती थी पर कभी छू नहीं सकती थी। कुणाल ने अपने हाथ में एक ब्लैक कलर की बहुत ही ब्रांडेड घड़ी पहनी हुई थी जिससे उसका हाथ और भी सुंदर लग रहा था। वही सारी मैड्स जो कि लिविंग एरिया में खड़ी थी वह अपना मुंह खोले कुणाल को देख रही थी, क्योंकि आज कुणाल बिल्कुल 4 साल पहले वाला कुणाल लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी एक क्रूर डेविल की तरह लग रही थी जिससे कोई उलझन नहीं चाहेगा। वही सारे नौकर इसलिए हैरान थे क्योंकि 4 सालों में कुणाल ज़्यादातर विला में ही रहता था और विला से ही अपना ऑफिस का काम करता था, पर जब उन्होंने आज कुणाल को ऐसे तैयार होकर कहीं जाता हुआ देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वही कुणाल अपनी काली गहरी आंखों से उन सबको एक बार देखकर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ विला से बाहर चला जाता है और सीधा विला के पीछे बने गार्डन की ओर अपने कदम आगे बढ़ा देता है। वहीं आसपास खड़े बॉडीगार्ड भी अपना सर झुकाकर ऐसे खड़े थे मानो अगर उन्होंने अपना सर ऊपर किया तो कुणाल उन्हें उसी वक्त मार देगा, क्योंकि उन्हें कुणाल पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। उन्हें पता था कि कुणाल कितना निर्दय है। वही कुणाल अपने चमचमाते हुए जूतों से चलकर सीधा गार्डन एरिया में पहुंच जाता है जहां पर इस वक्त तीनों मौजूद थे जो कि एक दूसरे के साथ खुश थे। कुणाल अपना फोन जेब में रखकर तुरंत ही जाकर अंश के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों में नरमी लाते हुए अंश को देखने लगता है। उसके बाद वह अपनी प्यार भरी आवाज में अंश से कहता है, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस आना चाहोगे? वही अंश एक नज़र जॉई को देखता है और फिर कुछ सोचने लगता है क्योंकि उसे अकेले कुणाल के साथ नहीं जाना था। वही कुणाल समझ जाता है कि अंश क्या सोच रहा है, इसलिए वह अंश से कहता है, जॉई भी हमारे साथ चलेगा। जब अंश ये सुनता है तो अपना सर हाँ में हिला देता है। वही जॉई जो कि इस वक्त कुणाल और अंश के बीच में खड़ा था वह एक बार भी अपना सर ऊपर करके कुणाल को नहीं देखता, जैसे कि कुणाल उसका दुश्मन हो। वहीं कुछ ही देर में मारिया आंटी अंश को तैयार करके विला से बाहर लेकर आती है जहां पर 6 से 7 गाड़ियां अंश का वेट कर रही थी। वही कुणाल जब अंश को आता हुआ देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। अंश बिल्कुल कुणाल की परछाई था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें बिल्कुल ख्वाहिश की तरह थी जिसे कुणाल कभी भी ख्वाहिश को भुला नहीं सकता था। कुणाल अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए अंश के पास चला जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा अपनी कार की ओर बढ़ जाता है जहां पर एक बॉडीगार्ड पहले से ही दरवाजा खोलकर खड़ा था, जिससे कुणाल और अंश उस ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस में बैठ जाते हैं। वही अंश अपनी नज़रें इधर उधर किए जॉई को ढूंढने लगता है क्योंकि वह अभी दिख नहीं रहा था। वही कुणाल तुरंत समझ जाता है कि अंश किसे ढूंढ रहा है, इसलिए वह मारिया आंटी की ओर देखता है। वही मारिया आंटी जोर से जॉई को आवाज लगाती है, जिससे जॉई भागता हुआ विला के बाहर आ जाता है क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं था कुणाल के साथ जाने का, पर वह अंश को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह भी जाकर बैक सीट पर बैठ जाता है या यूं कहो कि लेट जाता है, जिसकी वजह से बैक सीट पूरी भर चुकी थी। वही कुणाल जब ये देखता है तो तुरंत ही अंश को अपनी गोद में बिठा लेता है और बगल में बैठे जॉई को देखने लगता है। उसके बाद एक एक करके सारे बॉडीगार्ड दूसरी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में कारों का काफिला वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अभी सुबह के 10 बजे बज थे जिसकी वजह से मुंबई में ट्रैफिक ज़्यादा था। वहीं उनकी सारी गाड़ियां एक ट्रैफिक सिग्नल के आगे आकर रुकती है क्योंकि वहां पर काफ़ी भीड़ हो गई थी जिसकी वजह से वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। अंश अपनी हेजल ब्राउन आंखों से बाहर देख रहा था जहां पर एक कपल अपने बच्चे के साथ बाइक पर बैठा हुआ था और उस बच्चों को उसकी मां ने अपने गले से लगाया हुआ था। वही वो बच्चा अपनी मां को देखकर बहुत खुश हो रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। वही उसकी मॉम भी उसके गालों पर किस कर रही थी जिससे वह बच्चा और भी खुश हो जाता। वही अंश इस वक्त अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर यह नज़ारा देख रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे खालीपन आने लगता है, उसे उस छोटे बच्चों को देखकर जलन होने लगती है। वही कुणाल जो कि अपनी गहरी काली आंखों से जॉई को देख रहा था, जब वह अपना सर घुमाकर अंश को देखता है तो उसकी हाथों की मुट्ठी गुस्से से बंद हो जाती है, क्योंकि अंश की आंखों में हल्की हल्की नमी लिखने लगी थी जिससे वह साफ देख सकता था कि अंश बहुत ही दुखी है। कुणाल जब अपनी आंखों से विंडो के बाहर का नज़ारा देखता है तो वह समझ जाता है कि अंश क्यों दुखी है। ये देखकर कुणाल के अंदर एक खालीपन आ जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसे मन ही मन अपने अंदर पछतावा होने लगता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसने अपने बेटे अंश का बचपन छीन लिया हो। दूसरी तरफ दिल्ली का सबसे बड़ा कॉलेज जिसमें देश भर के सारे बच्चे अपने सपने पूरे करने आते थे और वहां पर एडमिशन मिलन अपनी खुशकिस्मती समझते थे। वही फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट इस वक्त अपने क्लासरूम के बाहर खड़े थे।
उनमें से एक भी बंदा क्लासरूम में नहीं गया था। अभी एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे। वही प्रोफेसर भी अपने हाथ में सप्लीमेंट्री लिए वहां पर ऐसे खड़े थे मानो उनके अंदर जाने का वेट कर रहे हो, मगर एक भी स्टूडेंट अंदर नहीं जा रहा था। वही सारे प्रोफेसर भी ये देखकर हैरान थे कि यह बच्चे अंदर क्यों नहीं जा रहे। वही सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे थे और प्रोफेसर को ऐसे इग्नोर कर रहे थे मानो वो वहां हो ही ना। एपिसोड 26। सारे बच्चे क्लासरूम के बाहर खड़े थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। प्रोफेसर बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था शायद उनकी घड़ी गलत टाइम दिखा रही है। वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक से किसी के जूत की तेज तेज आवाज़ सुनाई देती है। समय के साथ उसकी आवाज़ और बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई भागकर आ रहा हो, क्योंकि उनका क्लासरूम सेकंड फ्लोर पर था, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी नज़रें सीढ़ियों की ओर घुमा देते हैं। सारे बच्चे जब सीढ़ियों से ऊपर आ रही लड़की को देखते हैं तो उन सब के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगती है। वही वह लड़की भागते हुए उन सब के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और सारे स्टूडेंट से कहती है, अरे तुम सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हें एग्जाम नहीं देना क्या? चलो अंदर। इतना कहकर वह क्लासरूम के अंदर चली जाती है। वही 2 लड़कियां जिसका नाम दिव्या और दृष्टि था, वह उस लड़की के पीछे भागते हुए कहती है, अरे रुको महारानी, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वही वह लड़की जब ये सुनती है तो उन दोनों लड़कियों से कहती है, तुम पागल हो क्या? मुझे लगा था कि तुम सबको प्रोफेसर ने क्लासरूम से बाहर निकाल दिया है, या फिर तुम यूं ही गप्पे लड़ा रही हो। वही दिव्या और दृष्टि उस लड़की से कहती है, नहीं यार, हम तुझे छोड़कर कैसे एग्जाम दे सकते हैं? अगर हमें पूरा दिन यहाँ खड़ा रहना पड़ता तो हम यहाँ खड़े रहते हैं। वही सारे स्टूडेंट भी उन तीनों के पीछे जाने लगते हैं। वही जो लड़की पहले आई थी वह सब स्टूडेंट को देखते हुए कहती है, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। जल्दी जल्दी बेंच पर बैठ जाओ वरना प्रोफेसर हमारी कंप्लेंट उस मोटे सुअर से कर देंगे। इतना कहकर वह लड़की हंसने लगती है, जिससे उसके गालों पर बहुत ही प्यारे डिंपल बने लगते हैं और उसकी हेजल ब्राउन आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वही सारे स्टूडेंट उस लड़की का हंसता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा देते हैं और तुरंत ही अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मुंबई, सारी कारों का काफिला एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकता है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में कूपर कॉरपोरेशन लिखा हुआ था, जिसकी ऊंचाई आसमान छू रही थी। वही सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत ही गाड़ियों से उतरकर आसपास एक घेरा बना लेते हैं, जिससे उनके बॉस को कोई नुकसान न पहुंच सके। वही एक बॉडीगार्ड जाकर तुरंत ही बीच वाली रोल्स रॉयस का दरवाजा खोलता है, जिसमें से कुणाल बहुत ही एटीट्यूड के साथ ब्लेजर को ठीक करते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है और झुककर अंश को अपनी मजबूत बाहों में छुपाकर वहां से बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। वही जॉई भी गाड़ी से बाहर निकल जाता है और अपनी चील जैसी नजरें इधर उधर घुमाकर देखने लगता है। वही बिल्डिंग के आसपास खड़े लोग जो कि यहाँ के एम्प्लॉय थे, वह अपनी नज़रों में बेताबी लिए कुणाल को देखने की कोशिश करते हैं। वही पता नहीं कैसे पर 10 से 12 रिपोर्टर भी वहां खड़े थे और वह बेताबी से ये सब अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। उन सबको पता था कि कुणाल कपूर का एक बेटा है, पर आज तक उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। वही सारे रिपोर्टर भागते हुए कुणाल के पीछे पीछे जा रहे थे। वही उनके साथ आ रहे कैमरामैन जूम करके अंश की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे, पर कुणाल ने अंश को अपने सीने से इस तरह लगाया हुआ था जिससे उसका चेहरा किसी को ना दिखे। सारे बॉडीगार्ड उन रिपोर्टरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे जैसे सबको ये न्यूज़ मिल रही थी वैसे वैसे वहां पर काफ़ी सारे लोग जमा हो रहे थे। उसमें से कुछ कुणाल के फैन भी थे, क्योंकि सभी रिपोर्टर ये न्यूज़ लाइव टीवी पर दिखा रहे थे। सारे रिपोर्टर अपने हाथ में माइक लिए कुणाल से जोर जोर से सवाल पूछने लगते हैं, मिस्टर कपूर, क्या ये आपका बेटा है? और अगर आपका बेटा है तो इसकी माँ कौन है? वही दूसरा रिपोर्टर जोर से कहता है, मिस्टर कपूर, क्या आपने इसे अडॉप्ट किया है? मिस्टर कपूर, क्या ये एक्ट्रेस तन्वी खुराना का बेटा है जिससे आपका अफेयर चल रहा था? मिस्टर कपूर, क्या आप बता सकते हैं इस वक्त तन्वी खुराना कहाँ पर है? क्या आपने उनसे शादी कर ली है? वही सारे रिपोर्टर एक के बाद एक जोर जोर से सवाल पूछ रहे थे। वही कुणाल, जो कि अंश को अपने सीने से सटाए आगे बढ़ रहा था, जब वो यह सवाल सुनता है तो कुछ पल के लिए अपनी जगह रुक जाता है और अपनी काली गहरी आंखों से उन सभी रिपोर्टर को घूरने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में एक वार्निंग थी, जिसे सभी रिपोर्टर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। कुणाल का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जिससे कोई भी उसके दिल की बात नहीं जान पाता था। कुणाल कुछ सोचकर तुरंत ही वहां से तेज तेज कदमों से बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। वही सारे बॉडीगार्ड उन रिपोर्टर्स को वहीं रोक देते हैं और उनमें से कुछ बॉडीगार्ड कुणाल के साथ बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं।
वही जॉई भी उनके साथ साथ चल रहा था और पूरी बिल्डिंग को अपनी पेनी नज़रों से देख रहा था। वही सारे एम्प्लॉय जब देखते हैं कि उनके बॉस आज ऑफिस आए हैं तो वह एकदम अलर्ट हो जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। वही सारी लड़कियां तो कुणाल को देखकर पागल हो गई थी, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुणाल के सामने भी जा सके। वही कुणाल अपने बॉडीगार्ड के साथ प्राइवेट एलिवेटर में चला जाता है। इस वक्त भी उसने अंश को ऐसे चिपका कर रखा हुआ था मानो वो उसकी बॉडी का एक हिस्सा हो। वही अंश भी अपने दोनों हाथ कुणाल के गले में डाले अपना सर कुणाल के सीने में छुपाकर बार बार उन लोगों की बातें याद कर रहा था। भले ही वह छोटा हो, बोल ना सकता हो, पर उसका दिमाग काफी तेज था, इसलिए उसे उन सारे लोगों की बातें समझ आ रही थी। इस वक्त अंश का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वह अपने दिमाग में इन सब बातों को सोच रहा था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह सिर्फ 4 साल का बच्चा है। वहीं कुछ ही देर में उनका एलिवेटर टॉप फ्लोर पर आकर रुकता है, जहां पर सिर्फ कुणाल और कबीर का केबिन था। वही जॉई जो कि कब से उनके साथ एलिवेटर में खड़ा था, वह अपना सर ऊपर करके अंश को देखने लगता है, जो कि इस वक्त अपनी हेजल ब्राउन आंखों से एक तक एलिवेटर की दीवार को घुरे जा रहा था। वही जॉई उसके नजदीक जाकर उसके पैरों को अपने सर से हिलाने लगता है, जिससे अंश अपनी सोच से बाहर आता है और वह अपना सर कुणाल की चेस्ट से बाहर निकाल कर नीचे खड़े जॉई को देखने लगता है। एपिसोड 27 रायजादा विला। छोटा बच्चा जिसका नाम दक्ष था, वह अपना मुंह फुलाकर सामने से आ रही औरत को देख रहा था। वही वह औरत हेड चेयर पर बैठे हुए आदमी से कहती है, अक्षय तुम मेरे पोते को क्यों डांट रहे हो? क्या उसे भी तुम अपनी तरह बनना चाहते हो? वही हेड चेयर पर बैठा हुआ इंसान जिसका नाम अक्षर रायजाद था, वह अपनी सख्त आवाज में सामने वाली औरत से कहता है, मॉम आप इसे क्यों बिगड़ रही है? आपको पता है ये कितना शैतान है? आपके ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है, जब देखो तब शरारत करता रहता है। अब मैंने सोच लिया है मैं इसे जल्द ही मिलिट्री स्कूल में भेज दूंगा, जिससे इसकी सारी शरारत कम हो जाएगी। वही दक्ष जब ये सुनता है तो जोर जोर से रोने लगता है। वह इतना तेज रो रहा था कि आसपास के नौकर जो कि विला में काम कर रहे थे वह भी दक्ष को देखने लगते हैं। उन्हें पता था कि उनके लिटिल बॉस ये सब दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि उनके लिटिल बॉस कितने शरारती है। उन सब ने दक्ष की शरारतें अपनी आंखों से देखी थी, वरना अगर कोई अनजान इंसान दक्ष को देखे तो वो कभी यकीन नहीं करेगा कि यह भोली सूरत वाला बच्चा इतनी शरारत भी कर सकता है। अक्षय जो कि अपने बेटे की नौटंकी देख रहा था, वह अपनी कोल्ड वॉइस में दक्ष से कहता है, दक्ष अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं सच में तुम्हारी रोती हुई पिक्चर तुम्हारी स्वीटी को भेज दूंगा। अगर उसने तुम्हारा रोता हुआ गंदा फेस देख लिया तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? इतना कहकर वह अपना फोन निकालने लगता है। वही दक्ष रोते हुए अपने डैडी से कहता है, पर आपके पास तो उनका नंबर ही नहीं है। इतना कहकर वह फिर से रोने लगता है। अक्षय की मॉम जिनका नाम सुमित्रा जी था, वह तुरंत ही दक्ष के पास चली जाती है और उसके सर को सहलाते हुए उसे चुप कराने लगती है और अक्षय से कहती है, खबरदार जो मेरे पोते को मिलिट्री स्कूल भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह दक्ष को अपनी गोद में उठा लेती है और अक्षय से कहती है, अगर तुम्हें जाना हो तो वापस मिलिट्री में चले जाना, पर मेरे पोते को मिलिट्री स्कूल भेजने की बात कभी मत करना। तुम क्या चाहते हो मेरा पोता तुम्हारी तरह सड़ी हुई शक्ल लेकर यहाँ वहाँ घूमता रहे? मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम जैसे सिडियल इंसान का इतना प्यारा बेटा कैसे हो सकता है। इतना कहकर वह दक्ष के फोरहेड पर किस करती है। अक्षय रायजादा फैमिली का बड़ा बेटा जो कि इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पर था। उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वह हमेशा बिजनेस से दूर ही रहता था। जब उसके डैड की तबीयत खराब होने लगी और उनकी कंपनी पर मुसीबत आने लगी तो अक्षय ने मेजर की पोस्ट छोड़कर बिजनेस संभाल लिया। अक्षय की उम्र 32 साल की, उसने 19 साल की उम्र में ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह चाहता था कि अपने देश के काम आए। जब उसके डैड की तबीयत खराब होने लगी तो उसने बिजनेस संभाल लिया। जब से उसने बिजनेस संभाल था तब से उसकी कंपनी आसमान की ऊंचाइयां छू रही थी। उसने कुछ ही सालों में अपनी कंपनी को इतना बड़ा बना दिया था कि उसकी कंपनी को कूपर कॉरपोरेशन का राइवल माना जाता था। भले ही बिजनेस वर्ल्ड में राइवल हो, पर असल जिंदगी में कपूर और रायजादा फैमिली एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड थे। अक्षय रायजादा दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसकी आंखें हल्की ब्राउन थी। वह हमेशा ही अपना चेहरा एक्सप्रेशनलेस रखता था। उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा थी और उसकी बॉडी इतनी फिट थी कि वह अकेले ही 20-30 लोगों को मार सकता था। उसके चेहरे पर हमेशा सूर्य के जैसा तेज रहता था।
वह इतना खड़ूस था कि अगर वह नॉर्मल भी बात करे तो कोई डर जाए, क्योंकि हमेशा उसकी बातों में ऑर्डर सुनाई देता था। वह हमेशा लड़कियों से दूर ही रहता था, पर पता नहीं उसका इतना सुंदर बेटा कहाँ से आ गया। अक्षय के छोटे भाई का नाम रूथ था, जो अपने भाई से बहुत डरता था। अक्षय की एक छोटी बहन थी जिसका नाम प्रिया था। वह अक्षय की सगी बहन नहीं थी, बल्कि उसके डैड ने उसे अडॉप्ट किया था, पर फिर भी सारी फैमिली उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानती थी। दक्ष की मॉम के बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि दक्ष की रियल मॉम कौन है। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि दक्ष उनका पोता है, क्योंकि दक्ष की सारी हरकतें बिल्कुल अक्षय पर गई थी। अक्षय छोटा था तब ऐसे ही शरारत करते रहता था। दक्ष अपनी दादी को कसकर गले लगाते हुए कहता है, दादी आप मेरा सामान पैक करिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी क्यूटी के साथ उसके घर पर रहूंगा। इतना कहकर दक्ष जोर जोर से रोने लगता है। वही सुमित्रा जी जब दक्ष को रोता हुआ देखती है तो उसे चुप कराते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है और दक्ष से कहती है, ठीक है मैं तुम्हें उसके घर ले चलती हूँ, अब रोना बंद करो। दूसरी तरफ मुंबई में कुणाल अपने केबिन में चेयर पर बैठा हुआ था। वह अपनी लंबी लंबी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चला रहा था। उसकी आंखें इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर घड़ी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। अचानक से उसकी टेबल पर पड़ा फोन बजने लगता है। जब कुणाल उस पर शो हो रहे नाम को देखता है तो वह कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद तुरंत ही गहरी सांस छोड़कर फोन को रिसीव कर लेता है। वही सामने से गुस्से भरी आवाज आती है, तुमने क्या सोचा है? वही कुणाल अपनी काली गहरी आंखों से सामने सोफे पर बैठे हुए अंश और जॉई को देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। एपिसोड 28 रायजादा हाउस। सुमित्रा जी दक्ष को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी कि अक्षय सुमित्रा जी से कहता है, मॉम अगर आप नहीं चाहती है कि मैं इसे मिलिट्री स्कूल भेजूं तो आप कल सुबह ही इसे रेडी कर देना, क्योंकि कल से यह स्कूल जाएगा। मैंने सुबोध अंकल से बात कर ली है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाए और किसी को भी परेशान करे, इसलिए मैंने उनको ये कह दिया है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दक्ष रायजादा फैमिली का प्रिंस है। मैं चाहता हूँ कि दक्ष आम बच्चों की तरह अपनी स्टडी कंप्लीट करे, वरना उसे वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया तो वह और भी बिगड़ जाएगा। वही सुमित्रा जी अक्षय की बात सुनकर अक्षय से कहती है, ठीक है बेटा, मैं कल दक्ष को टाइम पर रेडी कर दूंगी, पर तुम इसे मिलिट्री स्कूल मत भेजना। और रही बात शरारत की, तो वो भी छोटा बच्चा है, वह अभी शैतानी नहीं करेगा तो कब करेगा? क्या तुम चाहते हो कि दक्ष तुम्हारी तरह हमेशा सीरियस रहे? अक्षय बिना एक्सप्रेशन के अपनी कोल्ड वॉइस में सुमित्रा जी से कहता है, अगर इसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई तो ये यहाँ रह सकता है, वरना मैं इसे मिलिट्री स्कूल छोड़ आऊंगा। वही दक्ष जो कि सुमित्रा जी की गोद में दुबक कर बैठा हुआ था, वह अपने पापा को देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पापा इस वक्त बहुत सीरियस है। अगर उसने एक भी गलती की तो वो उसे पक्का यहाँ से मिलिट्री स्कूल भेज देंगे। वही अक्षय सुमित्रा जी को देखते हुए कहता है, मुझे पता है आप यहाँ से खुराना मेंशन जाने वाली है। वहाँ जाकर आप दक्ष को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, वरना वो उस लड़की के साथ मिलकर कोई ना कोई खुराफाती जरूर करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष को उस कार्टून से दूर रखिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षय इतना कहकर सीधा विल से बाहर चला जाता है। वही सुमित्रा जी अक्षय को बाहर जाता हुआ देखते हैं तो अपना मुंह बिगाड़ लेती है और लक्ष्य को देखकर हंसते हुए कहती है, तुमसे बड़ा तो कोई हो भी नहीं सकता खड़ूस सही के। वही दक्ष भी सुमित्रा जी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। सुमित्रा जी फटाफट से दक्ष को लेकर उसके कमरे में चली जाती है, क्योंकि वह आज बहुत दिनों बाद गो जाने वाली थी और उसके बाद अपनी सहेली स्वीकृति के साथ उसके घर। स्वीकृति जी जिस गो में काम करती थी वह रायजादा फैमिली का था। अशोक खुराना रायजादा फैमिली के काफ़ी पुराने एम्प्लॉय थे, जिसकी वजह से दोनों फैमिली के आपस में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। स्वीकृति जी और सुमित्रा जी दोनों मिलकर उस गो को संभालती थी, जिसकी वजह से वह एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और आए दिन एक दूसरे के घर जाया करती थी, जिसकी वजह से दक्ष भी सुमित्रा जी के साथ खुराना मेंशन जाया करता था। कॉलेज कैंपस में एग्जाम खत्म होने के बाद सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। वही जो लड़की लेट आई थी वह दिव्या और दृष्टि से कहती है, चलो कैंटीन एरिया में चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। वही दिव्या और दृष्टि उस लड़की से कहती है, चाहत हम बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करके आते हैं, अगर कैंटीन में गए तो फिर से झगड़ा हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, वह घमंडी लड़की हर वक्त तुमसे झगड़ा करने की कोशिश करती रहती है और अभी भी वह कैंटीन में ही बैठी होगी। वही चाहत अपनी लेदर जैकेट को ठीक करते हुए दिव्या और दृष्टि से कहती है, तो क्या मैं उससे डरती हूँ?
वही दो और लड़के जो कि उनके साथ ही चल रहे थे, जिसका नाम रोहन और लकी था, वो भी दिव्या और दृष्टि से कहते हैं, अरे तुम दोनों उससे इतना डरती क्यों हो। वही दृष्टि रोहन और लकी से कहती है, तुम्हारे डैडी तो काफी अमीर है पर हमारे घर पर ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ना वह कितनी नेक्चरी है, अगर उसकी वजह से हमें कॉलेज से निकाल दिया तो हम अपने परिवार वालों से क्या कहेंगे। वही रोहन जो कि दिल्ली के मेयर का बेटा था, वह तुरंत ही दृष्टि से कहता है, ऐसे कैसे निकाल देंगे, माना कि वह काफी अमीर है पर यह कॉलेज उनके बाप का नहीं है, इसलिए तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वही लकी जो कि कमिश्नर का बेटा था, वह तुरंत ही उन सब से कहता है, अरे चलो ना, कब तक ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेगी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें आना हो तो आओ। इतना कहकर वह चाहत का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, जिससे दिव्या, दृष्टि और रोहन उसके साथ जाने लगता। दिव्या और दृष्टि दोनों ही जुड़वा थे, वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी पर वह दोनों ही पढ़ने में काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर एडमिशन मिला था। उन्हें हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी जिसे वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती थी, वरना उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतनी बड़ी कॉलेज में एडमिशन ले सके। चाहत भी यहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से नहीं बल्कि खुद की मेहनत से इस कॉलेज में आया थी। उसे भी स्कॉलरशिप मिलती थी पर वह उस स्कॉलरशिप को एनजीओ में दे देती थी क्योंकि उसके पास उतने पैसे थे कि वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। जब वह चारों कैंटीन एरिया में पहुंचते हैं तब पूरा कैंटीन एरिया भरा हुआ था, वहां पर सिर्फ एक ही टेबल खाली थी और वह भी उस नेक्चरी लड़की के नज़दीक। क्योंकि उसके डर से कोई भी उस टेबल पर बैठ नहीं रहा था, वही ख्वाहिश बिना किसी डर के चलते हुए उस टेबल के पास पहुंच जाती है और वहां पर बैठते ही वाली होती है कि अचानक से किसी लड़की की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है। वही चाहत जब ये सुनती है तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए पीछे पलटने लगती है, जहां पर इस वक्त टाइट फिटिंग वन पीस ड्रेस पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, वह इस वक्त गुस्से से चाहत को घूर रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह चाहत से काफी नफरत करती हो। वही उसके साइड में 3 और लड़कियां और 2 लड़के खड़े थे जो कि वेल नोन फैमिली से लग रहे थे। सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि कुणाल की कजन सिस्टर कियारा कपूर थी, जिसे अपने कपूर सरनेम पर काफी घमंड था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। वह चाहत से बेहद नफरत करती थी क्योंकि रायजादा फैमिली का छोटा बेटा जिसका नाम रुद्र रायजादा, वह उसे बहुत पसंद करती थी पर रुद्र जब देखो तब चाहत के पीछे पीछे ही रहता था, जिसकी वजह से उसे चाहत से और नफरत होने लगी थी। रुद्र और कियारा बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े थे और कियारा मन ही मन रुद्र को बहुत पसंद करती थी पर रुद्र उसे भाव नहीं देता था। रुद्र भी 3rd ईयर में बिजनेस स्टडी कर रहा था पर वह आज किसी वजह से कॉलेज नहीं आया था और कियारा इसी मौके का फायदा उठाकर चाहत से बदला लेना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वह आज चाहत को सबक सिखाकर रहेगी। कियारा अपनी टेबल पर पड़े कॉफी के गम मग को उठाकर सीधा चाहत के ऊपर उधेल देती है। वहीं आसपास के सारे लोग जो कि कैंटीन में बैठे हुए थे वह भी खड़े होकर यह नज़ारा देखने लगते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि कियारा चाहत से कितनी नफरत करती है। उन सब स्टूडेंट को कियारा बिल्कुल पसंद नहीं थी पर वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वह कपूर फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से वह ऊपर ऊपर से कियारा की तारीफ किया करते थे। दूसरी तरफ मुंबई में कुणाल इस वक्त अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वह अपनी काली गहरी आंखों से सामने सोफे पर बैठे हुए अंश को देख रहा था जो कि इस वक्त जॉई के साथ खेल रहा था। कुणाल की नज़र जब अंश की हेजल ब्राउन आंखों पर पड़ती है तो उसे तुरंत ही ख्वाहिश की याद आने लगती है और वह अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है। फ्लैशबैक, सुबह के 10 बजे एक लड़की रेड कलर की साड़ी पहने सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके चेहरे को देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि वह लड़की कितनी खुश है। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी क्योंकि उसे जो चाहिए था वह मिल गया था, उसे उसका प्यार मिल गया था। उसके गीले बालों से यह पता चल रहा था कि वह अभी अभी शावर लेकर आई है, जिसकी वजह से उसका चेहरा किसी फूल की तरह मिला मिला लग रहा था। इस वक्त वह लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। उसका चेहरा बिल्कुल दूध की तरह गोरा था। इस वक्त वह मुस्कुरा रही थी जिसकी वजह से उसके गालों पर बहुत ही प्यारे डिंपल पड़ रहे थे। उसने काजल के सिवा अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था पर फिर भी वह बहुत ही नेचुरल और एलिगेंट लग रही थी। उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी पर फिर भी वह खुश थी, जिसकी वजह से वह चहकती हुई नीचे आ रही थी। उसने अपने पैरों में पायल पहनी हुई थी। जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रही थी छन छन की आवाज के साथ पूरा विला गूंज रहा था। उसने अपने बालों में सिंदूर लगाया हुआ था और गले में छोटा सा मंगलसूत्र जो कि किसी पेंडेंट की तरह दिखता था। वह लड़की इतनी खुश थी कि अपने ही धुन में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी।
उसके बिहेवियर में उसका बचपन साफ दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जल्द से जल्द अपने प्यार से मिलना चाहती हो, उसे देखना चाहती हो। क्योंकि एक दिन पहले उसकी शादी हुई थी, वह बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि सुहागरात के बाद वह पहली बार अपने पति से मिलने वाली थी। क्योंकि सुबह जब वह उठती है तब तक उसका पति वहां से जा चुका था। उसने सोचा कि उसका पति किसी काम से बाहर गया होगा, इसलिए वह शर्मा कर तैयार होने लगती है और सीधा सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगती है। जब वह अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखती है तो अचानक से उसकी हेजल ब्राउन आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने उसका पति खड़ा है। वह सामने का नज़ारा देख लड़खड़ा जाती है, पर फिर भी खुद को संभाल कर भागते हुए नीचे जाती है और पूरे माहौल में जोर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कुणाल, जो कि इस वक्त चेयर पर बैठा हुआ था, अचानक से जाग जाता है और अपनी काली गहरी आंखों से आसपास देखने लगता है, जहां पर बेशकीमती फ्लावर पॉट फर्श पर गिरकर टूट गया था और उसके नज़दीक जॉई अपनी पूंछ हिलाते हुए अंश को देख रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।